हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोयला आईएएस क्लासेस। जी गोयला आईएएस क्लासेस बेटा जो है वो हरियाणा, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत जल्द हमें हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो हमें नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है, इससे पहले कि नोटिफिकेशन आए उसके अंदर टाइम को प्रिस्क्राइब करा जाए, हमें उसके पहले ही अपना जो एक ट्रैक है वो हमें मैनेज करके चलना है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें दिए जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट को हमने किस तरह से कवर करना। तो गोयला क्लासेस जो हैं वो हरियाणा HCS 2026 के लिए करवाने जा रही है आपको प्रिपेयर। तो मॉडर्न हिस्ट्री आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये होगा आपका नेशनल लेवल का मॉडर्न हिस्ट्री, नेशनल लेवल का लेवल हिस्ट्री और नेशनल लेवल का एंशिएंट हिस्ट्री। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको सेपरेटली जो हरियाणा की हिस्ट्री होगी वो भी आपको करवाई जाएगी, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के अंदर हरियाणा का जो मेन हिस्ट्री है वो पार्ट, जो रीजनल हिस्ट्री है वो पार्ट और जो नेशनल हिस्ट्री है वो पार्ट, दोनों के दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमारा हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 के लिए हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये लेक्चर जो है वो हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस का भारत के अंदर आगमन किस तरह से हुआ। जी तो वेलकम टू गोयला आईएएस क्लासेस, जिसमें मैंने आपको बताया कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा कौन सा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो यूरोपियन जो है उनका एडवेंट भारत के अंदर कैसे रहा, कैसे यूरोपियंस आए, रीजन क्या था, मेन पर्पस क्या रहा, कौन कौन सी चीजों के अंदर इन्होंने ट्रेड करा, सबसे पहली फैक्ट्रीज अपनी कहां सेटअप करी, कितने टाइम में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करा, रीजन क्या था इनका भारत के अंदर आने का, और किस किस सेक्टर के अंदर इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ जो थी उसको हासिल करा। तो हम ये सारी बातें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा पोर्चुगीज की। तो पोर्चुगीज, अब ये जो नेम पड़ा है आपका पोर्चुगीज, पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली, कौन, पुर्तगाली। तो अब यहीं से हम इस चीज को अपना स्टार्ट कर रहे हैं। पोर्चुगीज नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पोर्चुगीज हैं, पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली। अब ये जो पोर्चुगीज हैं इनका रहा इंडिया के अंदर आने का एक एडवेंट जो इनका हुआ, एडवेंट किनका, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब जो यूरोपियंस आए इनका भारत में के अंदर आने का एक सीक्वेंस रहा, उस सीक्वेंस को आपने अपने दिमाग में डालना है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस को बड़े ध्यान से देखना है। PDA डफर, ये फॉर्मूला है छोटा सा, PDA डफर, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ P से हो गया पोर्चुगीज, D से हो गया डच, E से हो गया इंग्लिशमैन, DA, ये जो DA दे रखा है बेटा, इसी DA का मीनिंग हो गया डेन्स। नेक्स्ट आ गया FR से हो गया हमारा फ्रेंच, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें डिटेल हम ऐड ऑन करते हैं। अब देखो हमने बात करी किसकी, पोर्चुगीज की। अब ये जो पोर्चुगीज हैं, पोर्चुगीज आए कहां से, पोर्चुगल से आए। कहां से आए, पोर्चुगल से आए। अब पोर्चुगीज ने इंडिया को दिए कुछ एक कॉन्सेप्ट्स। अब वो जो कॉन्सेप्ट्स इन्होंने इंडिया को दिए वो कॉन्सेप्ट्स है कौन कौन से। तो पोर्चुगीज जो कि पोर्चुगल से आए, वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती थी, इन्होंने भारत के कुछ एक कॉन्सेप्ट दिए। अब जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो कॉन्सेप्ट है क्या, सबसे पहला नेविगेशन। आपने देखा होगा कि जगह जगह पे नेविगेशन कीज लगी होती है कि यहां से ये चीज इतने किलोमीटर है, यहां से करनाल 20 किलोमीटर, यहां से हिसार 28 किलोमीटर है। तो ये सब चीजें, ये क्या है, नेविगेशन कीज हैं। अलग बात है कि ये नेविगेशन इन्होंने थ्रू द सी रूट दी, और मैं जो आपको नेविगेशन बता रही हूँ वो एग्जांपल के तौर पे बताई जा रही है और वो आपको रोड के हिसाब से बताई जा रही है। तो जो नेविगेशन कीज हैं इसका कॉन्सेप्ट हमें किन्होंने दिया, पोर्चुगीज ने दिया। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड कॉन्सेप्ट जो इनका रहा वो रहा शिप बिल्डिंग का, शिप बिल्डिंग का। अब शिप बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि शिप के ऊपर
बिल्डिंग खड़ी कर देना। शिप बिल्डिंग का मतलब है शिप को तैयार करना। थर्ड जो इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट हुआ प्रिंटिंग प्रेस का। कौन सा? प्रिंटिंग प्रेस। ये जो न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये न्यूज़पेपर, ये आपका जो रहा कॉन्सेप्ट वो किनका रहा? पोर्चुगीज का रहा। इसी के साथ इन्होंने भारत को कॉन्सेप्ट दिया स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स का। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स का मतलब मिर्च मसाले हो गए। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? नेविगेशन की पढ़ ली, प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, शिप बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स मतलब मिर्च और मसाले। इसके साथ एक बड़ी जबरदस्त चीज और दी, डेली जिसके पराठे खाने आपको बड़े अच्छे लगते हैं, आलू के पराठे। तो आलू के पराठे मतलब सिर्फ और सिर्फ, अगर आलू के पराठे की बात करें तो मतलब पोटैटो। तो पोटैटो का कंसेप्ट ये भी हमें किन्होंने दिया? पोर्चुगीज ने दिया। अब इसके साथ साथ और कंसेप्ट भी आएंगे हमारे। और कंसेप्ट क्या हुए? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टोबैको। टोबैको मतलब तंबाकू। क्या? तंबाकू। अब ये जो टोबैको है, इस टोबैको के ऊपर एक क्वेश्चन तो हिस्ट्री से सीधा सीधा ये बन गया कि टोबैको का कॉन्सेप्ट मतलब तंबाकू का कॉन्सेप्ट भारत के अंदर कौन लेकर आए? आंसर पोर्चुगीज जो थे वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि टोबैको को भारत के अंदर सबसे पहले सीन जिन्होंने करा था उस रूलर का नाम क्या है? तो उस रूलर का नाम था बेटा अकबर। दिमाग में रखनी है बात, अकबर भारत का वो पहला रूलर था जिन्होंने तंबाकू को देखा था। अच्छा, टोबैको प्लांटेशन, ये कॉन्सेप्ट हमें किन्होंने दिया? पोर्चुगीज ने दिया। साइंस के बेस के ऊपर भी यहां से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी साथ में नोट कर लेते हैं। टोबैको के अंदर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से टोबैको कॉज करता है कैंसर? आपने देखा होगा माउथ कैंसर हो जाता है लोगों को अगर बहुत ज्यादा टोबैको का इंटेक करें। तो माउथ कैंसर अगर हो रहा है तो इट मींस इसके अंदर एक सब्सटेंस होगा, जिस सब्सटेंस का नेम होगा बेंजीपायरीन। ये एक सब्सटेंस मिलता है जिस सब्सटेंस की वजह से होता है क्या? कैंसर हो जाता है। और इस कैंसर की स्टडी को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। बायो का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर की स्टडी इज इक्वल टू ऑन्कोलॉजी। और टोबैको के अंदर ऐसा क्या मिलेगा जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है? तो आंसर बेंजीपायरीन एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से माउथ कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और टोबैको प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट भारत को दिया किन्होंने? आंसर पोर्चुगीज ने दिया। टोबैको जो है उसे भारत में लाए कौन? पोर्चुगीज लाए। और टोबैको को सबसे पहले भारत के किस रूलर ने देखा? आंसर अकबर हो गया। और ये जो टोबैको है इसकी वजह से हो सकता है माउथ का कैंसर। अगर माउथ का कैंसर हो रहा है तो इट मींस स्टडी ऑफ कैंसर क्या हो गया? तो स्टडी ऑफ कैंसर, ये क्या हो गया? ऑन्कोलॉजी। अब किसी भी ऐसे सब्सटेंस की वजह से, जिस सब्सटेंस की वजह से क्या हो? कैंसर, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑन्कोजन। समझ गए? तो कहने का मतलब बेंजीपायरीन साइंस की नजरों में क्या है? एक ऑन्कोजन है जिसकी वजह से क्या कॉज होता है? कैंसर। आई थिंक सारी चीजें आपको यहां तक समझ आ चुकी हैं। तो हम लोगों ने बेटा सबसे पहले जो स्लाइड के अंदर बात करी वो हमने करी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। तो यूरोपियंस जो भारत के अंदर आए वो टोटल 5 आए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको जो नई चीजें बताई हैं वो क्या बोला? सबसे पहले जो आए हैं उनका नेम, जो सबसे पहले आए वो कौन आए? पोर्चुगीज। और पोर्चुगीज आए कहां से? पोर्चुगल से आए। तो ये एग्जामिनर आपको पूछता है कि पोर्चुगीज कहां से आए? तो पोर्चुगल से आए। पोर्चुगीज के बाद कौन? डच। डच कहां से आए? तो आंसर नीदरलैंड से आए। कहां से? नीदरलैंड से। उसके बाद इंग्लिशमैन, ये कहां से आए? ब्रिटेन से आए। नेक्स्ट आ जाओ पीडीए डफर, नेक्स्ट आ गए डेन्स। तो डेन्स कहां से आए? डेन्स आए डेनमार्क से। कहां से? डेनमार्क से। नेक्स्ट आ गए फ्रेंच, और फ्रेंच कहां से आए? फ्रांस से। डन। कहां से आए? फ्रांस से आए। कौन? फ्रेंच। इतनी बातें आपको पता चल चुकी हैं। अब जरा हम देखें और डेप्थ में इस पूरे की पूरी जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर
किस जो पोर्चुगीज थे वो पहले यूरोपियन हुए जो कि आए कहाँ, इंडिया के अंदर आए। फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया के अंदर आए, कौन, पोर्चुगीज। और यही थे जिन्होंने इंडिया को सबसे आखिर में छोड़ा। और इंडिया को सबसे आखिर में छोड़ा कब, 1961 में पोर्चुगीज से हमने अपनी जो टेरिटरीज थी वो वापस ली। कब, 1961 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात, इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले भारत के अंदर जो यूरोपियंस आए उनमें से सबसे पहले कौन थे, पोर्चुगीज। और सबसे लास्ट में जो भारत को छोड़ कर गए वो कौन थे, अगेन आंसर पोर्चुगीज। कब खाली करवाया हमने इनसे भारत, 1961 के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, 1498 सेंचुरी के अंदर आए वास्को डी गामा ऑफ पोर्टुगल। तो पोर्चुगल के रहने वाले कौन, वास्को डी गामा, जिन्होंने डिस्कवर करा एक नया सी रूट यूरोप से इंडिया। अब हुआ पता क्या, इस टाइम पीरियड के अंदर एक टाइम चल रहा था रेनेसां, टाइम ऑफ रेनेसां। रेनेसां मतलब पुनर्जागरण। धीरे धीरे टाइम ऑफ रेनेसां के अंदर जो यूरोपियंस थे वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, अलग अलग डिस्कवरीज के लिए, कि हमें कुछ दोबारा से पुनर्जागरण करना पड़ेगा। जो इकोनॉमी थी बड़ी ज्यादा डाउन चली गई थी। तो इस टाइम के अंदर जो यूरोपियंस, जो वास्को डी गामा थे, वो एक सी रूट को फाउंडेशन रखते हैं। उसकी फाउंडेशन मतलब एक सी रूट को डिस्कवर करते हैं। फाउंडेशन नहीं रखना मतलब डिस्कवर करना, खोज करना एक सी रूट की, कहां से लेके कहां तक, यूरोप टू इंडिया। तो यही बात देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय थे जो भारत आए और सबसे आखिर में भारत से गए। कब गए, 1961 में। अब 1498 के अंदर वास्को डी गामा जो था, उन्होंने यूरोप से भारत के लिए एक नए सी रूट की खोज करी, एक नए समुद्री रास्ते की खोज करी। और जो समुद्री रास्ता उन्होंने खोज करा, ही सेल्ड अराउंड अफ्रीका वाया केप ऑफ गुड होप एंड रीच्ड कैलिकट। तो कहते उन्होंने केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका का चक्कर लगाया और कालीकट पहुंचे। कालीकट मतलब कैलिकट, कैलिकट है कहाँ, केरला। तो कहने का मतलब वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। अफ्रीका, जो उन्होंने अफ्रीका को सेल करा, चक्कर लगाया उसका, और केप ऑफ गुड होप के रास्ते कहां पहुंचे, ये अफ्रीका का चक्कर लगाया है, और कहां पहुंचे फिर, कैलिकट। अब जैसे कैलिकट में पहुंचते हैं, मतलब केरला के अंदर पहुंचते हैं, तो केरला के अंदर एक हिंदू रूलर थे जिनका नाम था ज़ैमोरिन। क्या नेम बताया, ज़ैमोरिन। ये ज़ैमोरिन जो थे ये वहां के क्या थे, रूलर थे। और ज़ैमोरिन ने क्या करा, ज़ैमोरिन ने करना शुरू करा, क्या शुरू करा, इनका वेलकम करना शुरू करा। किनका, जो वास्को डी गामा थे उनको वेलकम करा, राइट। अच्छा, अब ये देखो, ये है कैलिकट, इस कैलिकट की बात कर रहे हैं हम। तो कैलिकट, राइट, तो कैलिकट। अब ये जो कैलिकट है, तो कैलिकट के रास्ते जब ये पहुंचे, जब एंट्री हुई इनकी कैलिकट के अंदर, तो वहां जैसे ज़ैमोरिन ने इनको वेलकम करा तो बड़े खुश हुए। कौन, पोर्चुगीज में वास्को डी गामा जो थे, बड़े खुश हुए, ज़ैमोरिन ने इनको वेलकम करा, जो कि कौन थे, एक हिंदू रूलर थे, कहाँ के, कैलिकट के, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी। उसके बाद रिटर्न टू पोर्चुगल इन नेक्स्ट ईयर, मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन कार्गो दैट वाज वर्थ 60 टाइम द कॉस्ट ऑफ हिज एक्सपीडिशन। मतलब इनका स्वागत करते हैं कैलिकट के हिंदू रूलर, जिनका नाम था ज़ैमोरिन। क्या नाम था, ज़ैमोरिन। और अगले साल जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल वापस लौट गया। 1498 में आते हैं, 1499 में तो वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा थे, ये आए कब थे, वास्को डी गामा आए कब थे, 1498 में आए थे, ठीक है। और 1498 के बाद 1499 में ये वापस चले गए कहाँ, पोर्चुगल वापस चले गए। अब जब वापस चले तो आप ये देखो, यहाँ पे वेलकम हो रहा है इनका, वेलकम बाय द ज़ैमोरिन, किसका, वास्को डी गामा का। और अराइवल हुआ वास्को डी गामा का कहाँ, कैलिकट के अंदर। अच्छा, अब जब ये गए तो भारतीय सामान से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, जो उसके अभियान की लागत का 60 गुना था। मतलब जितना पैसा उन्होंने भारत तक आने में लगाया, उससे 60 गुना प्रॉफिट वो यहां से अर्न करके लेके जा रहे हैं। मतलब जो सामान वो यहां से लेके जा रहे हैं
वो सामान उधर जाके बेचेंगे और उधर जाकर बेचकर उन्होंने उसका 60% ज्यादा प्रॉफिट अर्न करा। इसलिए ये मेजर रीजन रहा कि जो पोर्चुगीज हैं दोबारा वापस भारत के अंदर एंट्री लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भारत के अंदर जो सामान मिल रहा है उससे हमें जबरदस्त एक ह्यूज प्रॉफिट मिलने वाला है, और ऐसा हो भी चुका था। अब टाइम पीरियड आता है 1500 का। एक और पोर्चुगीज जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं। अब इनका नाम हुआ पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। ये इंडिया के अंदर आते हैं और वास्को डिगामा ऑल्सो मेड अ सेकेंड ट्रिप इन 1502। तो कहने का मतलब सबसे पहले आए वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बाद कौन आते हैं? पेड्रो एल्वारेज, ये आते हैं। और इसके बाद दोबारा फिर से कौन आएंगे? वास्को डिगामा आएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट जो है हमारा, तो पोर्चुगीज जैसे अब भारत के अंदर इन्होंने स्टैब्लिश होना शुरू कर दिया, तो अब ये पोर्चुगीज क्या करते हैं? स्टैब्लिश करते हैं ट्रेडिंग सेटलमेंट। कहाँ? कैलिकट, कोचीन एंड कैनोर। तो इसे हमने ऐसे दिमाग में रखना है सी क्यूब फॉर्मूला के साथ। समझ गए कौन सा फॉर्मूला? सी क्यूब। कैलिकट, कोचीन और कैनोर, यहां पे ये स्टैब्लिश करते हैं क्या? अपनी सेटलमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार लगाएं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो चलो 5, 7, 6, 8, 10 तक स्टार लगा दिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज सी क्यूब का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, इसको स्टैब्लिश करते हैं। तो क्या क्या हो गया? कैलिकट, कोचीन और कैनोर। फर्स्ट गवर्नर जो हुआ पोर्चुगीज का, उनका नेम हुआ, इंडिया के अंदर जो फर्स्ट गवर्नर बनाया गया पोर्चुगीज का, उनका नेम हुआ फ्रैंकिस डी अल्मेडा। क्या नाम हुआ? फ्रैंकिस डी अल्मेडा। तो ये फर्स्ट गवर्नर कंसिडर हुआ किनका? पोर्चुगीज का, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, अगर हम देखें जरा मैप के बेस के ऊपर, तो आप ये देखें कि ये है कोचीन, वेट, ये है कोचीन, ये है कैनोर, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स होंगे जहां पर फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करेंगे कौन? पोर्चुगीज। समझ गए? पोर्चुगीज इन फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करेंगे। तो एक मैंने आपको बता दिया कोचीन, एक बता दिया अपना कैनोर, और एक आपको पता ही है कैलिकट। तो कैलिकट की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आया हमारे पास 1509 सेंचुरी के अंदर। कौन सी सेंचुरी? 1509 सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ये गवर्नर बने पोर्चुगीज टेरिटरी के, इंडिया के अंदर। नाम क्या था इनका? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो आपने यूं याद रखना है कि अल्बुकर्क कुरकुरे बड़े खाता था। अल्बुकर्क कुरकुरे, अल्बुकर्क, करक मतलब कुरकुरे, ऐसे याद रखना है। ये गवर्नर थे पोर्चुगीज टेरिटरी के, इंडिया के अंदर। 1510 सेंचुरी के अंदर इन्होंने गोवा को कैप्चर करा। किससे? बीजापुर के एक रूलर्स थे, उनसे कैप्चर करा, और उसके बाद गोवा को बना दिया कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ गए? तो कहने का मतलब देखो, अब एक हमने पढ़ा कि एक हुए कौन? वास्को डिगामा, और एक हुए फ्रैंकिस डी अल्मेडा, और एक हो गए अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क के टाइम पर हुआ क्या? कहते हैं 1510 का टाइम पीरियड था हमारा, जिस टाइम पीरियड के अंदर हम गोवा को करते हैं कैप्चर। किससे? बीजापुर के रूलर से। और उनसे गोवा को कैप्चर करके, बीजापुर के रूलर से गोवा को कैप्चर करके हम 1530 के अंदर हम इसे क्या बना देते हैं? कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज। समझ गए? अच्छा, अब जब इतनी बात हो गई हमारे पास, तो कहते हैं अभी इस बात के साथ अकेले खुश नहीं है पोर्चुगीज। देखो अभी तक बेटा जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पोर्चुगीज भारत के अंदर आते हैं, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं इंग्लिशमैन, फिर आते हैं डेन्स, फिर आते हैं फ्रेंच। पोर्चुगीज रहे पोर्चुगल से,
पोर्चुगीज के बाद आ गए डच। डच रहते हैं नीदरलैंड से। इंग्लिशमैन आए ब्रिटेन से, डेन्स आए डेनमार्क से, फ्रेंच आए फ्रांस से। पोर्चुगीज भारत के अंदर जो आते हैं उनमें से सबसे पहला गवर्नर रहा कौन? सबसे पहला नाम वास्को डिगामा। वास्को डिगामा इंडिया के अंदर यूरोप से इंडिया तक का एक रास्ता खोज करते हैं और उस रास्ते से वो पहुंचते हैं कैलीकट। अफ्रीका का चक्कर लगाते हैं बाय केप ऑफ गुड होप, उसके बाद सीधे पहुंचते हैं कैलीकट। कैलीकट में एक हिंदू रूलर थे जिनका नाम था जैमोरिन। जैमोरिन उनको वेलकम करता। अब पोर्चुगीज में से जो वास्को डिगामा था उसके मन में ऐसा क्या हुआ कि वो दोबारा मजबूर हो गया इंडिया का चक्कर लगाने के लिए कि मैं इंडिया के अंदर फिर से जाऊंगा और ट्रेड करूंगा। जब वो यहाँ पे पहुंचा तो जैमोरिन ने उनको कुछ गिफ्ट दिए, कुछ सामान दिया। वो यहाँ से उस चीज को लेके जाते हैं, यूरोप के अंदर जाके उन सामान को बेच देते हैं और उस सामान से 60 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसकी वजह से वास्को डिगामा को यूं लगता है कि मेरे को भारत दोबारा जाना चाहिए। अब धीरे धीरे पोर्चुगीज का इंडिया टेरिटरी के अंदर एक रहता है गवर्नर, नाम मैंने आपको बता दिया अल्मेडिया। अब ये जो अल्मेडा था, अल्मेडा मीडिया से अल्मेडा, अल्मेडा के बाद आते हैं अल्बुकर्क। अब 1510 के अंदर एक थी जगह गोवा। वो गोवा जो है वो बीजापुर के रूलर जो हैं उनसे कैप्चर कर ली जाती है, छीन ली जाती है उनसे, पोर्चुगीज ही लेते हैं और इसी बीजापुर को बना दिया जाता है पोर्चुगीज की कैपिटल। कब? 1530 के अंदर ये जो है आपका जगह उसको क्या बना दिया जाता है? पोर्चुगीज की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है। पोर्चुगीज भारत को कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं, जिनमें से एक हो गया टोबैको प्लांटेशन, शिप बिल्डिंग, नेविगेशन, इसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस, इसके साथ साथ पोटैटो। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें कौन देते हैं? पोर्चुगीज। अब जो हमने क्वेश्चन करा टोबैको प्लांटेशन के ऊपर, टोबैको जो है उसके अंदर एक सब्सटेंस होगा जिसका नाम होगा बेंजीपाइरीन। बेंजीपाइरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑन्कोजन होगा, जिसकी वजह से हो सकता है माउथ कैंसर। माउथ कैंसर मतलब स्टडी ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन क्या बन गया? स्टडी ऑफ कैंसर, आंसर ऑन्कोलॉजी। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिस सब्सटेंस से क्या हो, कॉज हो सके कैंसर, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजन। पिक्चर समझ आ गई शायद से। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोर्चुगीज जो है, पोर्चुगीज एस्टैब्लिश करते हैं अपनी डोमिनेशन ओवर द एंटायर एशियन कोस्ट फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये क्या है? आपकी स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू इन द पर्शियन गल्फ टू मलक्का इन मलाया एंड द स्पाइस आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो पुर्तगाली जो है वो फारसी खाड़ी में हॉर्मूज से लेकर मलाया में मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक पूरे एशियाई तट पर अपना दबदबा जो है वो कायम कर लेते हैं। अब उस टाइम पर डेथ होती है अफेंसो डी अल्बुकर्क। पोर्चुगीज वर द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर इन इंडिया। उस टाइम पर जो अल्बुकर्क था उसने कुरकुरे खाते खाते ही एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स तैयार कर रही थी, और वो जो स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स थी वो स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स उस टाइम तक की भारत की जबरदस्त पार बन के सामने आ चुकी थी। तो नेक्स्ट आता है अब हमारा 1530 के अंदर, 1530 के अंदर एक नया गवर्नर आता है पोर्चुगीज का। तो ये न्यू गवर्नर आ चुके हैं, न्यू गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज, जिनका नाम हुआ नीनो द कुना। मैंने इसे जैसे लर्न करा था, नीनो द कुना, मैंने ऐसे लर्न करा था कि ये चूना लगाने आए हैं, कुना। लास्ट में ये नेम देखेंगे, कुना, चूना, चूना, ये चूना लगाने आए थे। तो 1530 के अंदर नीनो द कुना कैप्चर्ड ड्यू एंड बेस्टिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। गुजरात के एक रूलर थे जिनका नाम था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह से दीव, कौन कौन से शाह बताए? बहादुर शाह। बहादुर शाह से लिया जाता है दीव,
और दीव के साथ इसी डी को आप ऐसे लिखें, फिर इस डी को ऐसे लिखें, तो ये बन गया बेसिन। बहादुर शाह गुजरात से ये ले लिया जाता है और एस्टैब्लिश करी जाती हैं सेटलमेंट किन की, पोर्चुगीज की। कहाँ पे? सेल्सिटे, दमन और बॉम्बे, जो कि वेस्ट कोस्ट पे हैं, एंड सेंट थॉम नियर मद्रास एंड हुगली इन बंगाल ऑन द ईस्ट कोस्ट। कहने का मतलब है ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस में सिर्फ गो थ्रू करनी पड़ेंगी, इसमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ नहीं आता है इस वाली स्लाइड के अंदर से। सिर्फ आपने ये याद रखना कि 1530 के अंदर नीनो द कुना, मतलब जो चूना लगाने आए थे, वो बनते हैं पोर्चुगीज के नेक्स्ट गवर्नर। नेक्स्ट आया अब हमारे पास पोर्चुगीज पार डिक्लाइंड इन इंडिया। पोर्चुगीज की जो पार है वो इंडिया के अंदर डिक्लाइन हो रही है, और कब डिक्लाइन हो रही है? 16th सेंचुरी तक। एंड दे लॉस्ट ऑल देयर एक्वायर्ड टेरिटरीज इन इंडिया एक्सेप्ट दमन, दीव एंड गोवा। तो ये जो DDG है, दमन, दीव एंड गोवा, ये बच जाती है पोर्चुगीज के पास एंड तक। अदरवाइज धीरे धीरे एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी के एंड पे, क्योंकि इस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना अपना शुरू कर दिया था। इन्होंने ब्रिटिशर्स ने स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पोर्चुगीज थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो गए। अब जो ब्रिटिशर्स थे 16th सेंचुरी मतलब 1599 एडी के अंदर, कौन सा एडी? 1599 एडी के अंदर इन्होंने ली थी एंट्री। तो कहने का मतलब 1599 से लेके 1600 एडी तक ये एंटर हो चुके थे इंडिया के अंदर। डन। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी, जो इसके ऊपर कर रही है डिस्कशन। किसके ऊपर डिस्कशन कर रही है? कि जो पोर्चुगीज थे इनका कंट्रीब्यूशन का क्या रहा इंडिया के लिए, इनका पोर्चुगीज का। तो पोर्चुगीज जो थे इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? टोबैको कल्टीवेशन लेके आए इंडिया के अंदर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी। इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करी, मैं आपको बता चुकी। कहाँ पे एस्टैब्लिश करी? गोवा में। कब? 1556 के अंदर, ऑलरेडी हम ये पॉइंट कर चुके हैं। इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो भी इन्हीं की देन है। was the first scientific work which was published at Goa in 1563। तो कहने का मतलब इंडिया के अंदर कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये चीजें बुक्स के अंदर लिखी गई। इट मींस एक तरह से जो आज की डेट का आयुर्वेदा है, इसको मिली एक प्रमोशन मिली अंडर द रीन ऑफ, किनके शासनकाल के दौरान? अंडर द रीन ऑफ पोर्चुगीज। डन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आया कि अब जो पोर्चुगीज हैं, इन पोर्चुगीज ने क्या देखा? अब ये देखा है कि जो कॉज है इनका डिक्लाइन का, वो हुआ क्या पोर्चुगीज का, जो इन्होंने देखा बेचारों ने अपना डिक्लाइन, अपना पतन होते हुए, उसके मेन रीजन क्या है? गवर्नर दैट सक्सीडेड एल्फोंसो जी अल्बुकर्क, ये था वीक, मतलब कोना, उसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ था चूना, वो चूना लगाने आया था। अगर चूना लगाने आया था तो इट मींस दमदार काम उसने करा नहीं है। तो ये वीक थे और बहुत ज्यादा लेस कॉम्पिटेंट थे, जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया पोर्चुगीज एम्पायर का। कहाँ? इंडिया के अंदर एम्पायर का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। पोर्चुगीज इनटॉलरेंट थे और अपने रिलीजियस मैटर के अंदर कट्टर बंदे थे पोर्चुगीज। इन्होंने कुछ ये इंडल्ज हुए फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ द नेटिव पीपल टू क्रिश्चियनिटी। तो कहने का मतलब है उन्होंने जबरदस्ती जो यहाँ के लोग थे, जो इंडिया के नेटिव थे, मूल निवासी थे इंडिया के, उनको कुछ को जबरदस्ती फोर्सफुली उनका रिलीजन कन्वर्ट करवाया। हिंदू रिलीजन से उठाकर उनको ईसाई धर्म के अंदर कन्वर्ट करवाने की कोशिश करी। अब उनकी इस रिस्पॉन्स की वजह से, इस अप्रोच की वजह से, hateful to the people of India where religious tolerance was the rule। अब इसी वजह से थोड़ा सा जो लोग थे वो इनके अगेंस्ट हो गए, किनके? पोर्चुगीज के अगेंस्ट हो गए। पोर्चुगीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब ये जो चीज है आपकी, इस चीज को आप सिर्फ गो थ्रू कर सकते हो। मींस जैसे प्री के बाद आपका मीन्स होता है तो वहां पे आपको ये थोड़ी हेल्प कर सकता है। तो जो पोर्चुगीज थी इन्होंने दौलत कमाने में ज्यादा दिलचस्पी रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत के लोग उनसे और ज्यादा दूर होते गए। इन्होंने अपनी रूट्स को एस्टैब्लिश तो करा,
लेकिन रूट्स को अच्छे से पकड़ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये लोग डिक्लाइन हुए। उन्होंने क्रूरता और गैर कानूनी कामों में ये लोग शामिल थे, और दे डिडंट इवन शाई अवे फ्रॉम पायरेसी एंड प्लंडर। तो कहने का मतलब समुद्री डकैत भी करते थे ये लोग, ये उससे भी कहते हैं पीछे नहीं रहे। ऑल दीज एक्ट्स रिजल्टेड इन अ हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पोर्चुगीज, और इसी वजह से ये जो पोर्चुगीज है ये इनका डिक्लाइन का वन ऑफ द मेजर रीजन रहा कि इनका पोर्चुगीज का। पोर्चुगीज एंड स्पेनिश लेफ्ट द इंग्लिश and Dutch far behind during 15th century and first half of the 16th century, but in later half of the 16th century, England and Holland and later France, all growing commercial and naval powers, ने एक बहुत जबरदस्त स्ट्रगल देखने को मिला अगेंस्ट द स्पेनिश एंड पोर्चुगीज मोनोपोली ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। अब इसी स्ट्रगल के अंदर धीरे धीरे जो पोर्चुगीज थे उनकी पार जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। मेन जो स्ट्रगल था वो था किस चीज का, अब आप इसको जरा अंडरस्टैंड करें। ये पूरा इस स्लाइड में हमने पढ़ा क्या है। इस स्लाइड में बेटा हमने ये देखा कि अगर पोर्चुगीज भारत के अंदर थे तो पोर्चुगीज का मेन काम क्या था, ट्रेड करना। पोर्चुगीज के बाद अगर डच आए हैं तो इट मींस इन लोगों ने भी भारत के अंदर क्या करा होगा, ट्रेड करा होगा। अगर ट्रेड करा इन लोगों ने भारत के अंदर आकर, तो इट मींस कि जो पोर्चुगीज हुए ये ट्रेड को अच्छा मान रहे थे, ये चाह रहे थे कि इंडिया के अंदर हमें ट्रेड करने को मिले, और अगर ट्रेड करने को मिल रहा है इनको इंडिया के अंदर तो इट मींस इनको प्रॉफिटेबल होगा। इनके प्रॉफिट को देखकर मजबूर हुए डच, किनको प्रॉफिट हो रहा है, डच को देखकर मजबूर हुए इंग्लिशमैन कि इनको प्रॉफिट हो रहा है हम भी अर्न करेंगे, और इनको देखकर आगे जो इंग्लिशमैन हैं उनको देखकर अवेयर हुए कौन, डेन्स, कि हमें भी जाना है इंडिया के अंदर, हमें भी देखना है कि क्या सिस्टम चल रहा है। अब अगर वो सिस्टम चल रहा है तो किसका सिस्टम चल रहा था, ट्रेड का। अगर ट्रेड का सिस्टम चल रहा है तो इंग्लिशमैन को देखकर कौन आ गए, डेन्स आ गए, और डेन्स को देखकर फिर कौन आए इंडिया के अंदर, फ्रेंच आए। समझ गए बात, मेन काम ही किसका था, ट्रेड का था। नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास मुगल एम्पायर and the growing power of the Maratha didn't let the Portuguese maintain their trade monopoly for long in India। कहते हैं मुगल साम्राज्य की ताकत और मराठों की बढ़ती हुई शक्ति ने पुर्तगालियों को भारत में लंबे समय तक अपना व्यापार एकाधिकार बनाए रखने नहीं दिया। मींस ये जो 1498 का टाइम पीरियड चल रहा है इसे आप जरा अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से यहाँ पे चीजें सेट हो रही हैं। जो पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज मैंने आपको क्या बताया कि जो पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज कब आए, 1498 में, इस टाइम पीरियड में आए। सेम टाइम पे आगे आपको देखने को मिलेंगे मुगल्स, और मुगल्स की जो पार है वो आपको नजर आएगी यहाँ पे 1526 एडी के आसपास। सेम टाइम पे मुगल चल रहे हैं। जिस टाइम पर मुगल्स में औरंगजेब आते हैं तो औरंगजेब के टाइम पर जो मराठा पार थी वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है, और उस टाइम उसकी वजह से तो कहते जो एक तरफ चल रहे थे मुगल्स, दूसरी तरफ चल रहे थे मराठास, इनकी बढ़ती हुई पार ने भी पोर्चुगीज को अपने कदम यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने नहीं दिए। तो इसके साथ बेटा हमारा जो आज का लेक्चर है वो हमारा होता है कंप्लीट। अब हरियाणा सिविल सर्विसेज को मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द हमें इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। अब ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे, इसमें हरियाणा HCS रिजल्ट जो हैं ये बच्चों ने अपने व्हाट्सएप पे फीडबैक जो है वो शेयर करे हुए हैं, और इनमें से अगर मैं इस बच्ची की बात करूं, इसका नेम है महक स्वामी। तो जो कि पहले SDM थी, बाद में आगे IPS बन चुकी हैं। नाम है इनका महक स्वामी। तो ये हमारी ही स्टूडेंट हैं गोयला IAS क्लासेस की, और ये इन बच्चों ने अपना फीडबैक जो है वो शेयर कर रखा है, ताकि मैं आप ये जो फीडबैक मैं आपको शो कर रही हूँ ये बेटा सिर्फ इस वजह से कि हम आपको एक जेन्युइन
रिजल्ट बता रही हैं, ये नहीं कि बच्चा किसी और का है और हम बताएं कि हमारा बच्चा है, नहीं। इसलिए आपको जो जेन्युइन चीज है वो आपके सामने रखी गई है कि बच्चे का एग्जाम क्लियर हुआ है और इस तरह से इन्होंने अपना फीडबैक दिया है। तो कहने का मतलब है ये जो हरियाणा HCS रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे। और ये देखो आप यहाँ पे भी आपको देखने को पूरे का पूरा फीडबैक मिलेगा, इधर भी आपको स्टूडेंट्स का पूरा फीडबैक देखने को मिलेगा। तो ये जो जेन्युइन रिजल्ट है आपके सामने इसीलिए रखे गए हैं कि आप अपनी तैयारी के अंदर डाइवर्ट ना हो, एक राइट ट्रैक को राइट डिसीजन के साथ, राइट एकेडमी के साथ आप जुड़े। हम पूरी मेहनत करेंगे आपको पूरे का पूरा सिलेबस अच्छे से समझाने में, अच्छे से कंप्लीट करने में। इसलिए गोयला IAS क्लासेस जो हैं वो लेकर आई हैं हरियाणा HCS 2026, ये बैच 2026 का बैच, जिसमें प्रीलिम्स कंप्लीट कोर्स होगा आपका, पूरे का पूरा प्री का जो तैयारी है वो हम आपको करवाएंगे। प्रीमियम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, प्रीमियम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, प्रीमियम लेवल का स्टडी मटेरियल जो है आपको अप टू डेटेड नोट्स जो हैं आपको वो प्रोवाइड करे जाएंगे। फिलहाल की डेट में इसके ऊपर हमारा चल रहा है 50% का डिस्काउंट। फीस आपकी 9999 ना होकर ये आपकी फीस है इसकी 4999। कितना? 4999। और अगर मैं बात करूं अब सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन स्टूडेंट्स को ये होता है कि ऑलरेडी हमने प्री की तैयारी कर रखी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, वो स्टूडेंट्स गोयला IAS क्लासेस का एक और इनिशिएटिव जो कि है हरियाणा HCS 2026 को लेकर, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल करवाएगा 50% डिस्काउंट के साथ, जो कि एक स्पेशल ऑफर है इसके ऊपर, जिसकी फी रहेगी सिर्फ और सिर्फ 1499। कितना? 1499। तो अगर आपको प्री की तैयारी करनी है उसके लिए गोयला IAS क्लासेस अवेलेबल हैं आपके पास। आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके डेमो क्लासेस जो हैं, आप ये डेमो क्लासेस लेकर जो आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्री का जो बैच है वो भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी प्री की प्रिपरेशन करके बैठे हैं या कर रहे हैं अभी तक, तो जो गोयला IAS क्लासेस की टेस्ट सीरीज है आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो है 1499। ओके जी, थैंक यू, गुड बाय।